नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आपके तमाम इन्वेस्टमेंट क्वेरीज को सॉर्ट कर सकें, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं या नए निवेश की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, योर मनी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है मनी फ्रंट के को-फाउंडर और CEO मोहित गांग। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे बिजनेस साइकिल फंड के बारे में कि एग्जैक्टली ये कैटेगरी होती क्या है, किन इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, क्या ये बिजनेस साइकिल फंड जो होते हैं ये थीमेटिक फंड होते हैं, और अगर नहीं तो कितने अलग हैं थीमेटिक फंड से। इन सब पहलुओं पर करते हैं चर्चा। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो, जो बिजनेस साइकिल फंड की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से फंड होते हैं, क्या डिटेल्स? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। देखिए, बिजनेस साइकिल एक थीम है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हो गया है। काफ़ी सारे एएमसीज ने इस कैटेगरी में नए एनएफओज लॉन्च किए हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ जो नए एनएफओज आ रहे हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो समझने वाली बात ये है कि बिजनेस साइकिल फंड जो है वो ये बोलता है कि जो फंड मैनेजर है वो कुछ ऐसे बिजनेसेस या ऐसे सेक्टर्स का चुनाव करेंगे जहां की जो साइकिल चल रही है, इकोनॉमिक साइकिल या जो मार्केट साइकिल चल रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत रोबस्ट लग रही है। तो उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझें तो जैसे हो सकता है कि किसी फंड मैनेजर को लग रहा है कि फिलहाल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत अच्छा उछाल आया हुआ है, बहुत मोमेंटम है, बैंक्स के नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं, बैंक्स बहुत अच्छे मल्टीपल्स पे कोट कर रहे हैं और इट इज अ गुड पिक ओवरऑल। तो वो और इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक साइकिल भी आपको हेल्प कर रही है। तो जब उनको लगता है कि सारे ही फैक्टर्स उनके फेवर में हैं, तो वो अपने फंड में अधिक से अधिक मात्रा में बैंकिंग क्षेत्र की कंपनीज का चुनाव करेंगे। तो बिजनेस साइकिल फंड जो है वो इस तरह से फंड मैनेजर को 4 या 5 अच्छी बिजनेस साइकिल्स, यानी अच्छी साइकिल्स में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, अच्छी मार्केट साइकिल्स में उन बिजनेसेस का चुनाव करेंगे, उन सेक्टर्स का चुनाव करेंगे और अपने फंड को उन्हीं से पूरी तरह से भर देंगे। अगर मैं इसे कंपेयर करूं एक नॉर्मल फंड से, एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि अधिकांश मात्रा में वो सेक्टोरल या साइकिल्स पर नहीं जाते हैं। वो ये देखते हैं कि बॉटम डाउन या टॉप अप कंपनीज कैसी लग रही हैं, उनमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या ग्रोथ है, और उसके लिहाज पे वो कंपनीज का अलग अलग तरीके से चुनाव करते हैं और इसमें वो सेक्टोरली एग्नोस्टिक होते हैं। बिजनेस साइकिल फंड्स जो है वो 3 या 4 सेक्टर में पूरी तरह से केंद्रित हो जाएंगे और उन्हीं सेक्टर्स में अपने स्कीम्स का चुनाव करेंगे। तो थोड़ा सा हाई रिस्क है, थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल भी हो सकता है। अगर सेक्टोरल कॉल कोई भी एक गलत चला गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पेशेंस और काफ़ी ज़्यादा लंबी अवधि तक वेट भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपको चाहिए कि जो फंड मैनेजर हो वो भी बहुत काबिल हो, जिन्होंने बहुत तरह तरह की बिजनेस साइकिल्स ऑलरेडी देख रखी हैं और उन साइकिल्स में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। तो थोड़े रिस्क हैं और ये बिल्कुल एक थीमेटिक कैटेगरी के अंदर में आता है, तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन आप इस फंड में नहीं कर सकते हैं। बट किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें कि थोड़ा अलग हट के कुछ लेना चाहें तो बिजनेस साइकिल फंड्स का चुनाव डेफिनेटली किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बिजनेस साइकिल फंड के बारे में और तमाम एस्पेक्ट समझाए गए। अब करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। हिमांशु पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं गुजरात से। इन्होंने हमें ईमेल के थ्रू, माफ़ कीजिए, सवाल भेजा है, कनेक्टेड नहीं है। इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पहले लेकर आते हैं। 28,000 की मंथली SIP चल रही है और बढ़ाकर SIP 14,000 से टोटल 50,000 की SIP इनको करनी है 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के बाद सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तैयारियां हैं इनकी। पैसे विड्रॉ करेंगे आफ्टर 20 ईयर्स। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है? मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 10,000 पर मंथ। सिमिलर अमाउंट है SBI स्मॉल कैप में। SBI स्मॉल कैप का एक और फंड लिया हुआ है 5,000 पर मंथ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000, SBI कॉन्ट्रा 500, देन 500 ईच ये डाल रहे हैं SBI निफ्टी मिड कैप 150, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250, SBI गोल्ड, SBI PSU। तो ये तो इनका पोर्टफोलियो है। अब सवाल है इनका कि 1 लाख का इन्वेस्ट और करना है इनको, तो एक मुश्त करें या SIP करें, किस फंड में करें, और ये सजेशन। तो मोहित, इनका पोर्टफोलियो एक तो SBI के फंड्स में काफ़ी कंसंट्रेशन है इनका और काफ़ी वेरिएशन है इनके इन्वेस्टेड अमाउंट में। किसी फंड में 500 तो किसी फंड में 10,000 ही डाल रहे हैं।
क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर 20 इयर्स के होराइजन पर, और 28,000 से बढ़ाकर जो 50,000 की एसआईपी करनी तो 14,000 कहाँ डाले, कैसा इनका नया पोर्टफोलियो हो, और 1 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट पर लेकर क्या सलाह आपकी? जी, दीपाली जो आपने जो 2 ऑब्जर्वेशंस करी वो बिल्कुल सटीक है और आई थिंक वही सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस है मेरी भी इनके पोर्टफोलियो में कि इन्होंने एक ही फंड हाउस के अंदर में पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो को केंद्रित कर रखा है, वो है एसबीआई। अब इसकी क्या कारण है, क्या वजह है, वो हिमांशु जी ही बता पाएँगे और उतनी चर्चा शायद हम ना भी कर पाएँ शो में। बट शो के माध्यम से उनको और सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एक फंड हाउस में इतना कंसंट्रेशन कभी भी ठीक नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी फंड हाउस का चुनाव करते हैं, तो उसका जो उसकी इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, उसमें वही 3, 4, 5 लोग होते हैं और उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो एक तरह से मिश्रण के रूप में आपको फंड हाउस की स्कीम्स में देखने को मिलता है और मुख्यतः जो फंड के सीआईओ होते हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, उन्हीं की जो सोच होती है वो पूरे सारे स्कीम्स में परकोलेट होती है। तो आप जब सेम फंड हाउस के मल्टीपल स्कीम्स लेते हैं तो आपको नई फिलॉसफी, कोई नया सोचने का ढंग या कुछ नया पोर्टफोलियो बहुत अक्सर नहीं मिल पाता है। आपको चाहिए कि किसी भी अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए अलग-अलग फंड हाउसेस, अलग-अलग सोच के फंड मैनेजर्स जिनकी इन्वेस्टिंग प्रणाली जो है वो अलग हो। कोई ग्रोथ के माध्यम से कर रहा हो, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके से कर रहा हो, कोई थोड़ा क्वालिटी फोकस्ड हो, तो इस तरह के फंड हाउसेस और उनकी फिलॉसफी को आपको मिक्स करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हिमांशु जी, आप प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा ठीक करवाइए। यहाँ पर इतना ज़्यादा एसबीआई का एलोकेशन अच्छा नहीं है, आप एसबीआई की स्कीम्स को कंसोलिडेट कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि 500 से लेकर 10,000 का वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। ये 20 टाइम्स का वेरिएबल है आपके एक स्कीम से दूसरी स्कीम में। तो मुझे उसकी कोई वजह नहीं दिखती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उन 2 स्कीम्स में तो बहुत अच्छा किया आपने 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी की है। बट मेरा ये मानना है कि जहाँ-जहाँ भी आपने 500 रुपए की एसआईपी रख रखी है, आप प्लीज़ उन स्कीम्स को बंद कर दीजिए या फिर कंसोलिडेट कर दीजिए और अमाउंट को जो है वो थोड़ा बड़ा करके आप कुछ 4-5 अच्छे स्कीम्स का चुनाव करिए और वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी चलवाइए। रही बात कि आपको अभी अपनी एसआईपी की रकम को 28,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करना है। तो देखिए 50,000 रुपए की एसआईपी के लिहाज से मैं आपको एक छोटा-सा मॉडल पोर्टफोलियो दे देता हूँ एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसमें एलोकेट कर सकते हैं। आप 2 लार्ज कैप फंड्स ले सकते हैं, प्रू आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, एक एक्टिव श्रेणी का और एक पैसिव में बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स हैं, उसमें से मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप, आप डेफिनिटली इस स्कीम में कंटिन्यू करिए अपना 10,000 रुपए का एसआईपी। एसबीआई का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है आपके पास में, वहां पर आप कंटिन्यू करिए, रकम को बढ़ा दीजिए। और आपके पास में एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, वो भी बहुत शानदार फंड है अपनी कैटेगरी का, तो उसमें भी आप कंटिन्यू करिए और थोड़ा सा गोल्ड की रकम को आप बढ़ा दीजिए। तो ये जो एलोकेशन है ओवरऑल आपका 50,000 रुपए का, आप इन स्कीम्स में करिए। एक आखिरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन, आपके पोर्टफोलियो में आपने एसबीआई स्मॉल कैप 2 अलग-अलग उसमें ले रखा है ऑप्शन में, ग्रोथ ऑप्शन में और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में। देखिए जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन इज़ अ वेरी, वेरी टैक्स इनइफेक्टिव ऑप्शन। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ऑप्शन है अगर आप थोड़ा-सा भी अच्छे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो, राइट? एंड मैं अज़्यूम करता हूँ कि आप एक हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आईडीसीडब्ल्यू से जो डिविडेंड आएगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है और वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड करिए आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन लेने किसी भी स्कीम में, अनलेस आप लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो या फिर आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो फिर बात अलग है। बट अदरवाइज़ आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन कभी भी सेंस नहीं बनाता है। आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन का ही चुनाव कीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे आपके पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। वैभव हैं बैंगलोर से। वैभव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार। तो मेरी एज है 35। मेरा पोर्टफोलियो का आज के टाइम पे साइज अराउंड 35 लाख है, जो कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है। मैंने 2-3-4 ऑप्शन ले रखे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। वन इज टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें 10,000 का हर महीने में निवेश करता हूँ। दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें 22,000 करता हूँ और इसके अंदर ईयरली स्टेप अप इज 10%। Third is HDFC Flexi Cap Fund, which is 33,000.
yearly step up is 10%. Fourth is HDFC large and mid cap fund, जिसमें भी 33,000 है, yearly step up is 10%. Nippon India mid cap fund, जिसके अंदर 44,000 yearly monthly करता हूँ और उसका yearly step up है 10%. Nippon India large cap fund, जिसमें 44,000 monthly है, जिसका step up again 10% है yearly step up. और SBI Contra, जिसमें 33,000 का कर रहा हूँ monthly invest, और 10% का step up है. Total monthly investment is 2,19,000. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन कि लास्ट 6 मंथ्स में मैंने जैसा परफॉर्मेंस देखा है इन सभी इन्वेस्टमेंट्स का, इसका कंपेयर करता हूँ निफ्टी 50 से, तो स्लाइटली डाउन रहा है निफ्टी 50 से. तो आपका क्या राय है इसके ऊपर, क्या मुझे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पोर्टफोलियो? सेकंड है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है 1.5 लाख पर मंथ, तो मुझे किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आगे? ओके, तो इन्होंने अपने क्वेश्चंस की तमाम डिटेल्स खुद ही समझा दी. पोर्टफोलियो की वैल्यू 35 लाख, 2 लाख की एसआईपी इनकी चल रही है, 2,19,000 की, 1.5 लाख की एडिशनल एसआईपी करनी है. एनपीएस में भी 36,000 का निवेश है इनका मंथली बेसिस पे. फंड्स इन्होंने बताए, छोटा पोर्टफोलियो रखा है, बड़ा एलोकेशन कर रहे हैं. क्या सजेशन इनके तमाम क्वेरीज पर, मोहित? जी, दीपाली जी, बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो आपने बनाया है वैभव. तो एंड बहुत अच्छी रकम से आप एसआईपी भी कर रहे हैं. आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉर्पस भी इकट्ठा कर लेंगे. सिर्फ आपको अपनी एसआईपी जो है वो बरकरार रखनी है, कोशिश करनी है कि आप इसे जितना बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाइए रेगुलरली. तो देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि पिछले 6 महीने से मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए उसके मद्देनजर, तो डेफिनेटली देखिए, मार्केट की चाल कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती है. इनफैक्ट जो हमने पिछले 2-3 सालों से देखा वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियो था कि जब मार्केट एक तरफा सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहे थे और डेली बेसिस पे आप न्यू हाईज देख रहे थे, मिड स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा उछाल भर रहे थे, ज़बरदस्त रिटर्न्स देख रहे थे आप पोर्टफोलियो में. तो ये रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं था. कहीं ना कहीं इस बबल को फटना ही था या थोड़ा थमना ही था, और ऐसा हुआ भी. अब उसका ट्रिगर चाहे कुछ भी हो सकता है. उसका ट्रिगर कोई वैश्विक न्यूज़ हो सकती है. तो इस केस में डोनाल्ड ट्रंप के आने से टैरिफ वॉर शुरू हो गया, कहीं कहीं आपने एफआईआई का विड्रॉल होना देखा भारतीय मार्केट में, और उसके जुड़ते बहुत सारी चीजें हुई और मार्केट नीचे गिर रहा है. और अभी भी आप थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं. तो मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त तेजी का रुख नहीं अपना रखा है. देखिए, आइडली यही मार्केट है जब आपको मौके मिलते हैं, जब आपको निचले स्तर पर मार्केट में खरीदारी करने की और कुछ अच्छे चुनिंदा फंड्स, चुनिंदा शेयर्स लेने का मौका मिलता है. तो इन मौकों पर अगर आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे तो यू विल अक्यूमुलेट मोर यूनिट्स एंड आप बड़ी से बड़ी रकम जुटाने में कामयाब रहेंगे आगे चलकर. जब कभी मार्केट में रैली आएगी, जो आज नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद कभी ना कभी वो फेस वापस आता है मार्केट का, एंड उस टाइम जो आपकी अक्यूमुलेटेड राशि होगी वो बहुत जबरदस्त आपके लिए परफॉर्म करेगी. तो प्लीज एसआईपी को कंटिन्यू करिए एंड मार्केट वोलेटिलिटी का फायदा उठाइए. इस मार्केट में अगर आप अपने एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि आप करना चाहते हैं, 2,19,000 से 370 के आसपास आप इसको ले जाना चाहते हैं, तो प्लीज डेफिनेटली करिए. आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ कुछ ही सुझाव है. पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया आपने. आप प्लीज एक पैसिव लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए. तो आप चाहें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का आप अपने पोर्टफोलियो में चुनाव करिए. उसमें आप एडिशनल 50,000 रुपए का एसआईपी शुरू करिए. मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि काफी बार आप देखेंगे लंबी अवधि में बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 को बीट करना मुश्किल हो जाता है फंड्स के लिए. तो अगर आपके पास में एक इंडेक्स फंड रहेगा तो ये एक अच्छा मापदंड रहेगा आपके पोर्टफोलियो में कि इतना तो एवरेज रिटर्न बनना ही चाहिए मेरी स्कीम्स के अंदर में. तो डेफिनेटली एक इंडेक्स फंड को शामिल करिए. और जैसा आपने भी कहा कि निफ्टी इतना नहीं गिरा है पर दूसरे फंड ज्यादा गिर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी हैवी वेट ब्लू चिप कंपनीज का इंडेक्स है. तो यहां पर हमेशा गिरावट भी कम आएगी और जब बाजार उठेगा तो सबसे पहले चाल भी उसी की सबसे तेज रहेगी. तो प्लीज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड शामिल करिए. आप एक और स्मॉल कैप फंड शामिल कर सकते हैं क्योंकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव स्वरूप का है. बंधन स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड करिए, और अगर चाहें तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड इसको अपने पोर्टफोलियो के मिक्स में जोड़ दीजिए. तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा एंड जो एक्स्ट्रा एसआईपी आप करना चाहते हैं वो इन 3 स्कीम्स में ऐड कर सकते हैं. ओके, तो चलिए, आपके पूरे पोर्टफोलियो पर डिटेल में सजेशन दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है.
और आपके फंड्स की परफॉर्मेंस क्यों इम्पैक्ट हुई है वो बताया गया है। लेकिन लंबी अवधि के हिसाब से देखेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। जब इस तरीके का मार्केट मोमेंटम हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हो तो आप मार्केट अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स थोड़े समय के लिए ना देखें, वो बेहतर होगा। बाकी लंबी अवधि का व्यू है तो इन्वेस्टेड रहिए और मॉनिटर करते रहिए डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट को। आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए आप डिटेल्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप नोट भी कर लीजिए अगर कोई भी पॉइंट आपने मिस किया हुआ है। 50,000 ईच आपको डालना है आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में, एचडीएफसी मिड कैप में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, 44,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, 33,000 एचडीएफसी लार्ज मिड कैप में, एसबीआई कॉन्ट्रा में, 20,000 बंधन स्मॉल कैप, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज 25,000 और 20,000 टाटा स्मॉल कैप में। तो ये पूरा आपको पोर्टफोलियो बताया गया है। 3 नए फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं जैसे मेंशन किया मोहित ने, जिसमें आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, बंधन स्मॉल कैप और एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज है। तो आसान कर दिया है आपका काम ताकि आप पूरा पोर्टफोलियो अपना रिइंस्टेट कर सकें और यहाँ पर किस फंड में कितना पैसे आपको डालने हैं वो डिटेल्स आपने अपनी स्क्रीन पर देखी और मोहित ने पूरा आपका पोर्टफोलियो नया बनाया भी है। तो ये रही सलाह आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, मोहित गांग हमारे साथ बने हुए। लेते हैं कुछ और सवालों को। और एक ईमेल हमें साहिब सिंह जुनेजा ने भेजा है। उम्र इनकी 28 साल है और इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। 40,000 की एग्जिस्टिंग मंथली एसआईपी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4.12 करोड़। 27 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य है। सालाना 5% का स्टेपअप का प्लान है। मिड कैप फंड में 10,000, एचडीएफसी मिड कैप में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं 10,000 पर मंथ। पर एग्जिस्टिंग फंड से बता देती हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 5,000, आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट 5,000, एचडीएफसी मिड कैप में 1.25 लाख रुपए डाले हुए हैं। तो ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो तो आपने देखा मोहित, 4.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू और 27 साल में 10 करोड़ का टारगेट। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर? जी साहिब जी, बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बना रखा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि आपने जो समय अवधि बताई है वो बहुत अच्छी समय अवधि है। 27 साल के लिए आप सोच रहे हैं, विच इज अ वेरी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, जहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो आपका मेन सवाल है आपके लक्ष्य को लेकर कि 27 साल में आपका 10 करोड़ का लक्ष्य है, अगर उसे ठीक से थोड़ा सा ब्रेक किया जाए तो आपने मंथली 40,000 रुपए की एसआईपी की बात कही है विद अ 5% एनुअल स्टेप अप। यहाँ पर अगर मैं 12% की दर अज्यूम करूं आपके पोर्टफोलियो वैल्यू के ग्रोथ की दर को, तो ये जो आपका एसआईपी का कॉर्पस है वो 27 साल में करीब 12 करोड़ 83 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो उतनी रकम तो आप एसआईपी के थ्रू जमा कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास में 4,12,000 का कुछ इकट्ठा किया हुआ कॉर्पस अभी से है, वो बढ़कर कुछ 87 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 27 साल में, जो कि एक बहुत बड़ी लंबी अवधि है, यहाँ पर आप 13 करोड़ 70 लाख के आसपास की रकम जुटा पाएंगे, जो कि एक काफी अच्छा कॉर्पस है और आपके लक्ष्य से काफी ऊपर भी है। तो बहुत बहुत बधाई। पर यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि इस पूरी कैलकुलेशन में, और 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, कुछ भी गलत जा सकता है इसमें, पर इस पूरी कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम का। अगर आप 27 साल को कम कर देंगे या ऐसे 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे, इससे जमा की हुई कॉर्पस को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ कैसे अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ वही है कि आपको पूरी समय अवधि देनी है अपने पोर्टफोलियो को, तभी जाकर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, आपका जो सवाल है, आपका जो एलोकेशन है ओवरऑल वो काफी अच्छा है, उसमें मुझे कहीं कोई खराबी नहीं दिख रही है। आपने सभी कैटेगरीज को अच्छे से चुन रखा है। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो अपने श्रेणी का सबसे उच्चतम फंड है, उसको ले रखा है। लार्ज कैप में निपॉन है और आईसीआईसीआई है, दोनों ही बेहतरीन एक्टिव फंड्स हैं, बहुत अच्छे फंड्स हैं। मिड कैप में एचडीएफसी और स्मॉल कैप में बंधन। अपने अपने श्रेणी के सबसे उम्दा फंड जो है वो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, और मल्टी एसेट में आईसीआईसीआई। तो किसी भी स्कीम में कोई खराबी नहीं है। आप इन्हीं स्कीम्स को कंटिन्यू करिए, इन्हीं में अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, इसी में आप टॉपअप करिए। यू डोंट नीड एन एडिशनल फंड इन योर पोर्टफोलियो। अगर कभी आपको लगता है कि आपको कोई स्कीम बढ़ानी है तो प्लीज एक पैसिव एक्टिव पैसिव इंडेक्स फंड
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या फिर एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप थोड़ा सा और अग्रेसिव रुख लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। आखिरी पॉइंट, आपने अपने पोर्टफोलियो में ईपीएफ, वीपीएफ, एनपीएस, इन सब में आप अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एलोकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट कहीं भी जो आपका फिक्स्ड इनकम एलोकेशन होता है वो ईपीएफ, पीपीएफ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में होना ही चाहिए किसी भी निवेशक का। और एनपीएस में भी मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा ऑप्शन ले रखा है, बट अगर आपने ऑटो ऑप्शन ले रखा है तो वहां पर भी आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फिक्स्ड इनकम एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अच्छे सेफ एलोकेशन से, जिसे प्लीज कंटिन्यू करिए। बट सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि वीपीएफ जो है वो अब टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर उसका जो इंटरेस्ट इनकम है, अगर आपका ओवरऑल ईपीएफ और वीपीएफ का इंटरेस्ट इनकम मिलाकर 5 लाख से ऊपर है साल का, तो उसके ऊपर की रकम टैक्सेबल हो चुकी है। तो उस पर ध्यान रखिएगा कि जो वीपीएफ का कॉर्पस है उस पर वो अब टैक्स फ्री नहीं रह गया है। तो वो आप, आई एम श्योर आपको पता होगा, बट उस पर फिर भी आप एक ध्यान रख लीजिएगा। अदरवाइज और पोर्टफोलियो इज ब्रिलियंट एंड फैंटास्टिक, प्लीज कंटिन्यू द ग्रेट वर्क। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं अब, और अगला सवाल भी हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अभय कुमार ने कुवैत से। 33 साल इनकी उम्र है, 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी और एसआईपी करनी पड़ेगी? अभी एग्जिस्टिंग एसआईपी इनके पास एसआईपी को है नहीं, इन्होंने यूलिप्स लिए हुए हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल सिग्नेचर प्लान 20 ईयर्स के लिए, मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग्स प्लान 30 ईयर्स के लिए 10,000 पर मंथ की एसआईपी, 10 ईयर्स के लिए 3,000 पर मंथ के बजाज एलियांज लाइफ गोल एश्योर, और बजाज एलियांज स्मार्ट वेल्थ गोल में 2500 पर मंथ की एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड है ही नहीं इनके पास। बताइए, म्यूचुअल फंड्स में अगर ये क्रिएट करें पोर्टफोलियो तो कितना अमाउंट इनको लगेगा, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, इन यूलिप्स के साथ क्या करें, बताइए सजेशंस। जी, बहुत ही क्या बोलते हैं, इंट्रीगिंग सा पोर्टफोलियो है इनका दीपाली जी, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या टिप्पणी करूं। बट देखिए अभय कुमार जी, मेरी सबसे पहली राय ये रहेगी, और चूंकि मैं सिर्फ स्क्रीन पर आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचकर, क्या प्रक्रिया के थ्रू आपने इतने सारे यूलिप्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, बट आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप अपना पोर्टफोलियो किसी अच्छे फिनेंशियल एडवाइजर या सलाहकार को प्लीज दिखाइए। आपको बहुत ज्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप किसी अच्छे फिनेंशियल एडवाइजर के साथ, किसी इंडिपेंडेंट फिनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठें और समझें कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रियली मीट हो रहे हैं इतने सारे यूलिप्स लेने से। देखिए, मेरे लिहाज से यूलिप्स इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप कुछ एक आध आपने ले लिया किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो वो बात अलग है, बट जहां तक हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल अलग रखिए, उन्हें शामिल मत करिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स करता है, वो इंस्ट्रूमेंट आपको दोनों ही चीज के पूरे बेनिफिट्स नहीं दे सकता है। अगर आपको दोनों ही चीज के पूरे बेनिफिट्स चाहिए तो आपको प्योर प्ले इंश्योरेंस यानी टर्म कवर होना चाहिए आपके पास में, और आपके पास में प्योर प्ले एसआईपीज या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए। जब आप दोनों को मिक्स करने जाएंगे तो आपको दोनों ही चीजों का अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। ये मेरी पहली राय है, बट अगेन आई विल रिपीट, यूज योर पोर्टफोलियो सीरियसली नीड्स अ बेटर एलोकेशन। आपको बहुत अच्छे एलोकेशन की जरूरत है, और वो आपके साथ बैठकर समझकर कोई अच्छा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकता है। जहां तक बात है, आप नया एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, नया एलोकेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज उसे म्यूचुअल फंड में ही करिएगा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करिए। मैं आपको 4 फंड्स बता देता हूं। आप एक लार्ज कैप श्रेणी में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव प्रू आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड का चुनाव कर सकते हैं। आप एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, एक अच्छा मिड कैप फंड और एक अच्छा स्मॉल कैप फंड। 4 फंड के साथ में आप अपनी एसआईपी की जर्नी को शुरू करिए और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए जो कि काफ़ी लिक्विड भी होता है। देखिए, यूलिप्स में क्या है, आपको लिक्विडिटी इतनी आसान नहीं होती है। पहले 5 साल तो आप उनमें से कुछ विड्रॉ कर ही नहीं सकते। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो सरेंडर वैल्यू जो है वो बहुत कम आता है। प्लस यूलिप्स की जो ग्रोथ रेट है जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, वो कहीं भी म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली बहुत हमेशा कम ही रही है, अगर आप उसके पूरे चार्जेस को एडजस्ट करेंगे तो, राइट। और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी कि इसमें कितने हिडन चार्जेस हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखिए।
और ज़्यादा प्लीज़ यूलिप्स मत लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और जो पहले से हैं उसका भी एक अच्छा अवलोकन करवाइए। यही मेरी आपको सलाह है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित, बताइए आपके सजेशंस। जी, दीपाली जी, मेरी टॉप 4 चॉइसेस रहेंगी। इस बार मैं चारों एक्टिव फंड्स के साथ में जा रहा हूँ। लार्ज कैप श्रेणी में प्रू आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड अपनी श्रेणी का बेहतरीन फंड है। लार्ज एंड मिड में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, प्योर मिड कैप में ईडलवाइज मिड कैप, एंड स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप। चारों मार्केट कैप्स को आप कवर करते हैं इन चारों फंड्स के जरिए, और चारों का बेहतरीन प्रदर्शन है और बहुत ही अच्छा फंड मैनेजमेंट भी है। ओके, शुक्रिया मोहित आपका आने के लिए शो में। अपने टॉप 4 फंड्स बताने के साथ साथ सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।